बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सेनेट के इंतखाबात में इंसानों की मंडी लगाई गई, यानी बाकायदा लोगों को ख़रीदने के लिए पैसे खर्च किए गए। यही वजह है कि जमात इस्लामी ने अपने आप को इन सेनेट इलेक्शन से दूर रखा और इन सेनेट इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, यानी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज़ नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। रहमतुल्लाह। क्या हाल है हाफिज़ नईम साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ख़ास तौर पे आज जो गुफ्तगू हुई है, जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आपने सेनेट इंतखाबात का जिक्र किया और ये कहा कि चूँकि इस सेनेट इंतखाबात में बाकायदा जो है ना वो मुबैना तौर पे करप्शन सामने आई या लोगों को ख़रीदने की कोशिश की गई, इसीलिए जमात इस्लामी ने जो है वो अपने आप को इस इलेक्शन से दूर रखा। क्या कहेंगे सर? हाँ, बिल्कुल यही बात है। आपने खुद देखा कि सेनेट इंतखाबात के लिए जिन लोगों को टिकट दिए गए पार्टियों की तरफ से, यानी खुद पीटीआई जो सबसे ज्यादा शोर मचा रही है कि लोग बिकते हैं, तो खरीदने वाले लोगों को तो उसने भी टिकट दिया, और खरबपति लोगों को यहाँ सिंध से भी और केपी से भी और इवन पंजाब से भी इन्होंने लोगों को टिकट दिया, जिनकी जिम्मेदारी थी कि अपने लोगों को भी खरीदेंगे और दूसरों को भी खरीदेंगे, और खरीदा। और उसके नतीजे में आपने देखा कि जाहिर है कि वो सब कुछ हुआ जो हम दो तीन एपिसोड के अंदर देखते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी तो इसमें है ही मास्टर। उसने तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने तो आज से 3 साल पहले मिलकर लोगों को खरीदा था, और संजरानी साहब पीटीआई यानी इमरान खान साहब और जरदारी साहब के मुश्तरका कैंडिडेट के तौर पर जीते थे। ये हकायक है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आ जाएगी नून लीग, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, और जाहिर है कि बिकने वाले बिकते हैं। हमारा कराची का मैंडेट तो अल्हम्दुलिल्लाह बार बार बिकता है, और आपने देखा कि सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी को 1 सीट ज्यादा मिली। तो जो काम पहले एमक्यूएम सिर्फ अकेली करती थी, मैंडेट लेकर हमारा मैंडेट वडेरों को बेचती थी, तो इस मरतबा पीटीआई भी इसमें शामिल हो गई। और पीटीआई ने तो कौमी असेंबली में भी गिलानी साहब को वोट दिया, और एमक्यूएम के लोगों ने भी जो कराइन नजर आते हैं कि उनको वोट दिया। अब ये जब गन मची हुई हो और दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां, अपोजिशन भी और हुकूमती पार्टियां भी कह भी रही हो कि लोग बिक रहे हैं और बेच भी रहे हो और खरीद भी रहे हो। जमीर फरोश भी कह रहे हैं इमरान खान अपने लोगों को कि वो जमीर फरोश है जो बिक गए, उन्हीं जमीर फरोश बिके हुए लोगों से एतमाद का वोट लेके फतह का निशान भी बना रहे हैं। तो जहां इतनी बड़ी गन मची हुई हो और वहां पर चॉइस क्या हो, यानी हफीज शेख साहब जो कि खुद पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, पार्टी में हुआ करते थे, फिर उसके बाद अब जो है वो पीटीआई में, और दूसरी तरफ गिलानी साहब है जो पहले पीपल्स पार्टी में रहती है और उससे पहले वो जवाहर की शुरा में थे, और दोनों के अमालनामे सबके सामने, ठीक है ना। और उसके बाद जाहिर है बेस्ट चॉइस ये थी जो जमहूरी तरीका है एक्सटेंड करने का, कि हम इन दोनों उम्मीदवारों में से किसी को वोट दे देंगे। इसी तरह असेंबली में भी अगर हम उन्हीं वडेरों के हक में अपना वोट कास्ट कर देते जिनकी बुनियाद पर आज शहर 12 साल से लगातार तबाह हाल हो चुका है, तो ये सवाल सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप मुझसे करते कि एक तरफ आप इनके खिलाफ तहरीक भी चलाते हो और दूसरी तरफ आप इनको सपोर्ट भी करते हो। तो जाहिर ये वो ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर हमने एक्सटेंड किया जो हमारा जमहूरी राइट है, और जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी है इस मुल्क की, और जमहूरियत किसी पार्टी के अंदर मौजूद ही नहीं है सिवाय जमात इस्लामी की। ये बात आप जानते हैं। हाफिज साहब, आप बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं कि यानी पीटीआई और एमक्यूएम ने जो है वो वोट दे दिया यूसुफ रजा गिलानी साहब को। फिर दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि एक सीट जो ज्यादा मिली है उसमें भी पीटीआई का हाथ है। सर, कैसे कहा जा सकता है वसूख के साथ? आइडेंटिफाइबल बैलेट नहीं थे, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि किसने किसको वोट दिया। ये तो इंसान का ज़मीर है कि वो जाके अपनी पार्टी पॉलिसी के तहत वोट देता है, या पर्सनल अपनी ख्वाहिश पे वोट दे देता है, या किसी दबाव या मुबैना तौर पे पैसों की वजह से वोट देता है। तो सर, बड़ा स्टेटमेंट नहीं है डायरेक्टली ये कह देना कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपनी कैंडिडेट के खिलाफ वोट डालेगी और यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिताएगी? मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने नहीं कहा। यहाँ सिंध के हवाले से एक दूसरी बात है, लेकिन मरकज में तो खुद इमरान खान ने कहा है ना कि हमारे जमीर फरोश लोग हैं जो बिके हैं, तो इसमें तो मुझे कुछ और मुझे कहने की क्या जरूरत है। तो इमरान खान जो पार्टी सरबराह है, वजीर आजम पाकिस्तान है,
वो अगर अपने लोगों को जमीन फरोश कह रहे हैं तो फिर उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि नंबर्स देखें, हम भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और आप भी सियासतदार, सहाफत और सियासत को चौली दामन का साथ होता है। आप भी जानते हैं कि किन लोगों को किसको वोट डालना था और क्या सेटिंग बनी थी। अब सिंध की बात ले लें, सिंध में अपोजिशन की 3 पार्टी थी, एमक्यू और पीटीआई और फंक्शनल लीग। तो फंक्शनल लीग को वोट पूरे क्यों नहीं मिले? ये वोट कहाँ गए पीटीआई के? जो 7 पीटीआई के मेंबर्स को फंक्शनल लीग को वोट डाल के 14 से 21 बनाने थे, वो कहाँ गए? क्यों गए? तो कैसे पीपल्स पार्टी की एक सीट ज्यादा आ गई? तो पीटीआई के लोग थे ना। तो मैं इसलिए ही कह रहा हूँ कि, और फिर एक और बात भी है, क्रेडिबिलिटी की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना तो कह सकता हूँ ना कि कोई जमात इस्लामी के लोगों पर ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि वो अपना वोट बेच सकते हैं। तो ये क्रेडिबिलिटी तो ये पार्टियां पैदा नहीं कर सकी ना कि कोई कह सके कि वो अपना, जबकि रिजल्ट के नतीजे में ये पता चल गया कि बिका है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, और एक सियासी कारकुन के तौर पर थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा है। बहरहाल ये ऐसी चीज है जिसको आप एक एक करके पता तो नहीं कर सकते, लेकिन कराइन यही बताते हैं, एक मरतबा फिर पूरी कौम के साथ ही हाथ। अच्छा, दूसरी बात ये है, इस पूरे अमल में जो तमाशा मचा हुआ है मीडिया पे भी, और सब सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू हो जाती हैं और सारा टाइम जो मीडिया का है वो एंगेज करके रखते हैं दोनों तीनों पार्टी। उसके बाद फिर रात को टॉक शो शुरू हो जाते हैं, पेट्रोल महंगा होता रहता है, बिजली की कीमत बढ़ती रहती है, ये किसी का मौजू नहीं है। और मैं तो अपने शहर को देखता हूँ जो पाकिस्तान की इकोनॉमी चलाता है, मेरा शहर किसका मौजू है मुझे बताएं। अच्छा हाफिज साहब, जिस तरह आपने कहा कि जमात इस्लामी में कोई शख्स अपने यानी किसी और को वोट नहीं डाल सकता, वजह इसकी पार्टी डिसिप्लिन है या फिर जिस तरह हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में पहले देखा करते थे, अगर मैं 90 की दिहाई की बात करूं कि कोई भी शख्स जो है ना वो अपनी मर्जी से ना इस्तीफा दे सकता था ना कोई वोट डाल सकता था, तो ये वाली बात थी या मतलब जमात इस्लामी में, या फिर ये कि पार्टी डिसिप्लिन इतना सख्त है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि पार्टी पॉलिसी के अलावा कहीं और वोट दे सके? नहीं, देखिए एमकेएम का टेस्ट सबसे थोड़ा सा मुख्तलिफ था ना, तो आपको मालूम है कि उसमें तो प्रॉब्लम कुछ और थी। एमकेएम में लोग अपनी मर्जी से सकते थे, जा नहीं सकते थे, या उनकी इतनी जबरदस्त मॉनिटरिंग थी कि इसमें मुमकिन ही नहीं था कि कोई हिलजुल कर सके, और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। तो उसकी वजह से जो है ये सिस्टम रहता था। और चले, मैं अभी उनको नहीं वो करता। जमात इस्लामी का डिसिप्लिन किस तरह होता है, ये कोई यानी जिसमें कोई मफाद ना हो, जब पैसा ना हो, तो ऐसा डिसिप्लिन उस वक्त कायम होता है जब किसी नजरिए की बुनियाद पर तरबियत याफ्ता टीम होती है। उसका दिलो दिमाग जो है वो इस काम के लिए आमादा होता है, दीन से और मुल्क से मोहब्बत पेवस्त होती है, और वैल्यूज और अख्तार और जो जमहूरी रवैये हैं इन बिल्ड जिसके अंदर मौजूद हों, तो फिर ये रवैये डेवलप होते हैं, फिर इस तरह की पार्टी सामने आती है। तो आज से नहीं है ये, तो हम ज़ाहिर है पाकिस्तान बनने के साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं ना। तो अल्लाह का शुक्र है कोई एक दाग भी कोई नहीं बता सकता। हाँ, ये जरूर हुआ जमात से लोग अलहदा हुए किसी वजह से, किसी अपने उसकी, लेकिन ये नहीं हुआ कभी कि जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए लोगों ने जो है वो इस तरह का कोई 2 नंबर काम किया। और ये बड़ी बात से तो होगा, हम फरिश्ते नहीं इंसान है, लेकिन ये हमारे बुजुर्गों का काम है कि उन्होंने हमारी तरबियत ऐसे की है। और हमारा लिटरेचर है सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का, कुरान और हदीस से हमारे लोगों का एक ताल्लुक है। और सबसे बड़ा एक ऐसा, जब आप किसी ऐसी टीम के साथ होते हैं तो उसका एक समाजी दबाव भी होता है, एक अखलाकी दबाव भी होता है, और एक डिसिप्लिन भी होता है जिसके नतीजे में, और अगर वाकई जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर होते हैं। देखें पहले जमाने में मैं आपको बताऊं कि बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर पार्टी डिसिप्लिन या इस तरह की चीजों में लोग फॉलो करने वाले बड़ी तादाद में होते थे। आज से वैल्यूज जो है दबा होंगे। जब पैसा चलना शुरू हो गया, जब ताकत चलना शुरू हो गई, जब खरीदो फरोख्त शुरू हो गई, तो फिर लोग बिकना भी शुरू हो गए, और ये है सारा प्रॉब्लम। तो बहरहाल ये सेनेट इंतखाब के जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था डॉक्टर साहब, वो ये है कि मुझे और कराची के 3 करोड़ आवाम को तो इस बात पे गुस्सा है कि किसी पार्टी के एजेंडे में जो सियासत इस वक्त हो रही है, पीडीएम की हो या पीटीआई की, कराची मौजूद नहीं है। 1100 अरब रुपए का पैकेज हवा हो गया। आज मैंने तफसील से बताया है कि K4 कहाँ चला गया है, और इसी तरह से S3 कहाँ चला गया। मैंने बताया है कि KCR की क्या हालत है, कि कराची सर्कुलर रेलवे की, ट्रांसपोर्ट का क्या निजाम है, सड़कों का पैच वर्क नहीं कर सके ये 6.5 महीने में। ये तीनों पार्टियां जिसमें फौज की निगरानी में कमेटी बनी, और उसके बावजूद ये नालायक लोग कुछ भी नहीं काम कर पा रहे पार्टियां। तो आप मुझे बताएं कि इस सारे अमल में हमारे शहरियों के साथ तो ये सलूक है कि आप बारिश के नतीजे में खड्डे भी नहीं भर सके, नए खड्डे पैदा कर दिया। पानी का शदीद बहरान सामने आने वाला है। क्या इलेक्ट्रिक को लगाम नहीं दी जा रही, वो रेट पे रेट बढ़ा रहे हैं।
उनको लाइबिलिटीज जो है वो उनकी वो हुकूमत तैयार हुई है 300 अरब रुपए अपनी जेब से भर दे, उनकी नहीं हमारी जेब है ये। और इस सारी सिचुएशन में इस शहर के लोग किससे फरियाद करें? ना ये पीटीआई का एजेंडा है इस वक्त 14 सीटें लेने के बाद, ना पीडीएम का एजेंडा है, ठीक है, ना एमक्यूएम का एजेंडा है। एमक्यूएम कहाँ बात कर रही है? मरदमशुमारी की परमिशन जो मंजूरी दी है वो एमक्यूएम और पीटीआई ने दी है। कोटा सिस्टम की मंजूरी एमक्यूएम और पीटीआई ने दी है। अगर ग्रीन लाइन नहीं बन रही तो वफाक का सब्जेक्ट है। अगर जो है वो कराची में तामीर और तरक्की नहीं हो रही तो इस इशू के ऊपर कितनी बार पीटीआई और एमक्यूएम कर रही, जो पीपल्स पार्टी मुलाजमतें हमें नहीं दे रही, तासुब बरत रही है, सेक्रेटेरिएट हो या कोई दफ्तर, लिसानियत, तासुब, करप्शन का अड्डे बने हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है शहर को। तो इस पर कोई बताए मुझे, इनका मौजू है ये कि सिंध सेक्रेटेरिएट में कराची की नुमाइंदगी क्यों नहीं होती है अफसरों में? हमारे मुलाजमीन को मुलाजमतें क्यों नहीं मिलती? 6000 स्कूल टीचर्स में से सिर्फ 343 कराची के लिए क्यों असामियां आ रही हैं? किसी पार्टी के एजेंडे में है ये? तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंध की अपोजिशन और हुकूमत भी एक है और विफाक की अपोजिशन और हुकूमत भी एक है। मफाद का मसला है, अवाम किसी की तरजीह नहीं है। और इसीलिए हम जो है हमने इसको एक्सपेडाइट करने का फैसला किया है अपनी हक दो कराची की तहरीक को, और 28 मार्च को इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी रैली पूरी शाहरा फैसल पे निकालेंगे। मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि कराची के इस इशू को वो कवर करें, और अगर मीडिया कवर नहीं करेगा तो इंशाल्लाह हम खुद मीडिया बनेंगे, हमारा वर्कर मीडिया बनेगा। और हम अच्छा, हाफिज साहब, आपकी तरफ से रैली भी निकाली गई, रेफरेंडम भी कराया गया, हक दो कराची को मुहिम जो है वो भी चलाई गई है। अब तक सर कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट सामने नहीं आए हैं? कोई मतलब कोई केसेस, कोई पिटीशन, कोई और मजीद चीज प्लान की जा रही है इस हवाले से? मरदमशुमारी पे हमारी पिटीशन फाइल है, के इलेक्ट्रिक पे हमारी पिटीशन फाइल है, बल्दियाती इंतखाब के हवाले से हम काम कर रहे हैं। हम एक्ट जो बल्दियाती एक्ट बाइख्तियार शहरी हुकूमत का वो हम अनकरीब हफ्ता 10 दिन में इंशाल्लाह जमा कराएंगे, पब्लिक में भी लेकर आएंगे। ये सारे काम भी हम कर रहे हैं। लेकिन देखें, ये इतने आराम से मानने वाली कौम नहीं है, कौम से बुलाने के ये लोग नहीं है। ये कराची को कैसे हक देंगे जब इनको जबरदस्त फ्रेंडली अपोजिशन मिली गई है, और कैसे जो है वो इतने आराम से सुनेंगे? इसलिए हमने पब्लिक प्रेशर बढ़ाने का फैसला किया है। और पब्लिक पे एक तो होता है ना रैलियां, ये अवेयरनेस के लिए होती हैं, एहतजाज इसके नतीजे में। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता इसको अब हम गवर्नर हाउस पे इसको एंड करेंगे। गवर्नर हाउस इसलिए कि वफाक की अलामत है, मरदमशुमारी का मसला बराह रास्त विफाक का है, ग्रीन लाइन और मंगोपीर रोड का मसला बराह रास्त विफाक का है, कोटा सिस्टम का मसला बराह रास्त विफाक का है, K4 अब तोआबदा के पास चला गया है। जब इतनी चीजें विफाक के पास हैं तो विफाक को जवाब देना पड़ेगा कि हमें आधा क्यों गिना गया। वहां से हम पूछेंगे गवर्नर साहब से, ये प्रेशर डेवलप करेंगे। हमारी अगला मरहला सीएम हाउस हो सकता है, असेंबली का हम घेराव कर सकते हैं। जो हमें ये लोग आराम से नहीं मान के देंगे तो हम इस पर पब्लिक प्रेशर बढ़ाएंगे। हम ग्रास रूट लेवल पर रब्ता करेंगे, हम हर तबका फिक्र के पास जा रहे हैं। और आप देखेंगे इंशाल्लाह जमात इस्लामी इस वक्त इलेक्टोरल पोजीशन उसकी यानी सीट्स के एतबार से कमजोर है, लेकिन इंशाल्लाह अपने अवामी दबाव और एहतजाज और जेन्युइन लीडरशिप की सूरत में हम सामने आकर असरअंदाज होंगे और ये मसले हल करवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हाफिज नईम साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम हमारे साथ मौजूद थे, और इनका कहना यह था कि जी कराची को जो है ना उसका हक नहीं दिया जा रहा, उसके लिए मजीद स्टेप्स लिए जाएंगे। पिटिशंस ऑलरेडी मौजूद हैं, रैलियाँ भी निकाली जाएंगी, एहतजाज भी किया जाएगा। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सिंध में दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से। सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसके तहत सिंध में लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। 15 अप्रैल तक ये स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहेगा, जिसमें डाइनिंग हॉल्स, होटल्स और शादियों में खाना खाने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा जो शादी की तकरीबात हैं उसमें 300 अफराद तक बुलाए जा सकते हैं। साथ ही साथ तमाम बाज़ार, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स और जो ऐसी दुकानें हैं वो रात के 10 बजे तक उन्हें खोलने की इजाज़त होगी। आखिर क्या वजह हुई कि सिंध में इस वक्त केसेस कम हैं? पंजाब में केसेस की तादाद और अमवात की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया जा रहा है। क्या जो पॉजिटिव आने की शरह है, मस्बत आने की शरह, क्या वो बढ़ गई है, या इस वायरस ने अपने आप को बदल लिया है, या नया रूप धार लिया है जिसकी वजह से अब ये शक पैदा हो गया है या शुबा जाहिर किया जा रहा है कि अगर
स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाया गया तो फिर हो सकता है कि ये केसेस इनमें इजाफा शुरू हो जाए। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं रोटरी क्लब के और सरबराह हैं डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहते हैं, यानी स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया और अगर वैसे देखा जाए तो केसेस की इतनी तादाद नहीं है, हॉस्पिटल्स या जो इस वक्त कोविड सेंटर्स हैं उनकी तादाद भी अब कम हो गई है, मरीजों की तादाद भी कम है। सर ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत अच्छा आपका ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो कि अवेयरनेस क्रिएट करेगा। केसेस तो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए हैं और पंजाब में और इस्लामाबाद में तो बल्कि ज़ाहिर इसको लेबल भी कर दिया गया है कि थर्ड वेव आ गई है। अच्छा, ये देखें, हम ये भी समझते हैं और सबको मेरे ख्याल से अंदाज़ा भी हो गया है कि दुनिया उस वक्त ही प्रोटेक्ट हो सकती है जब 70% से ज़्यादा लोग या तो इन्फेक्शन से ठीक हो गए हों, होने के बाद ठीक हो गए हों, या वो वैक्सीनेटेड हो गए हों। अच्छा, अभी वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो ज़ाहिर एक लंबा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है और अभी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन होते होते काफ़ी टाइम लग जाएगा। प्रॉब्ली हो सकता है 2 साल लग जाए, क्योंकि इसमें ना सिर्फ के वैक्सीन लगाने का तरीक़ाकार या डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन जो है वो भी एक चैलेंज है। अच्छा, अब एक और चीज़ ये आती है कि हमको ये पता होना चाहिए कि ये जरासीम जो है वो ख़त्म तो होगा नहीं। ये इसके लिए बचाव ही करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वैक्सीनेशन से हो, चाहे मास्क पहनने से, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह से। अच्छा, अब केसेस बेहतर हो की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब ये 2 चीज़ें आ गई हैं बेसिकली। एक नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरे यंगर पॉपुलेशन जो है ना वो इसमें सीरियस हो रही है और बल्कि काफ़ी लोगों का इंतकाल भी हो गया है। तो ये लीथल हो गया है और यही समझा जा रहा है कि वन ऑफ द रीजन ये है कि जो इंग्लैंड का वायरस था वो पाकिस्तान में फैल रहा है, पहले पंजाब से शुरू हुआ है और वो ज़्यादा लीथल है और वो ज़्यादा उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी यानी एक से दूसरा जो लगता है वो भी ज़्यादा है। तो अब इससे की वजह से कि इंतज़ार किया जाए कि जब ज़्यादा लोग बीमार हों और फिर स्टेप्स लिए जाएं, तो ये तो कोई वाइज बात नहीं होगी। जब अंदेशा हो रहा है कि ये फैलना शुरू हो गया है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको प्रीएम्प्ट करा जा रहा है कि वो ऐसी नौबत ना आए कि दोबारा हम एक क्राइसिस पे आ जाएं और पूरा कारोबार वगैरह दोबारा बंद हो जाए। तो उसके लिए लॉकडाउन नहीं बल्कि इंटेलिजेंटली स्मार्ट लॉकडाउन लोकेशंस और लोकेलिटीज के हिसाब से लगाए जा रहे हैं, जो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि एनसीओसी की जो गाइडलाइंस आ रही हैं उसके हिसाब से बिल्कुल सही है कि क्राइसिस में जाने से पहले है इसको शुरू में ही इसको रोकने की कोशिश की जा सके। अब डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना भी चाहूँगा और यहाँ नाजरीन को भी बताना चाहूँगा कि आज कराची यूनिवर्सिटी के जेनेटिक साइंसेस के सरबराह डॉक्टर शकील फारूकी साहब, बड़े ज़बरदस्त जिसे कहना चाहिए कि जामिया कराची का एक रोशन बाब, आज उनका भी इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से। बड़ी अफसोसनाक खबर, अंदोनाक खबर जो स्टूडेंट्स के लिए भी और जी फरहान भाई, मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगा कि यानी ख़ास तौर पे ये जो शरह बढ़ रही है इसकी वजह क्या म्यूटेशन है या ये कि लोगों में बेहतियाती है? इसकी मेन कॉज क्या बताएंगे आप? देखिए, बेहतियाती तो है लेकिन ये म्यूटेटेड वायरस ही है और यही शुबा है कि ये इंग्लैंड से जो वायरस है जिसने वहाँ पे काफ़ी तबाही मचाई है वो पाकिस्तान आ गया है और वही फैल रहा है। अब आपने शकील फारूकी साहब का जिक्र किया, वो तो खुद मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट थे और वो ये पीसीआर के टेस्ट के बानियों में से हैं, जब पाकिस्तान में पहली दफ़ा आया था और कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, शायर भी थे। और अगर आप देखेंगे कि वो भी ओल्डर पॉपुलेशन नहीं थी, वो भी एक यंगर ग्रुप ही कहेंगे जो कि एडल्ट मतलब मेच्योर एडल्ट्स में थे, वो यानी कि वो ओल्ड नहीं थे। और वो भी देखें इससे लीथली जो है वो मतलब वो नहीं आ सके, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और बड़ा अफसोस हुआ कि उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। शकील फारूकी साहब जैसे लोग जो हैं वो बड़ा सरमाया थे हमारे। और इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं कि ये जब स्टूडेंट यूनियन हुआ करती थी
82 वगैरह के अंदर तो ये उस जमाने में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे और उसके बाद फिर वो बैंड हो गई थी, तो दोबारा किसी ने चार्ज ही नहीं लिया गया। तो लोग यही कहते हैं कि अभी तक उसके यूनियन के सदर भी रहे हैं। तो बस बॉटम लाइन ये है कि ये जो है ये वायरस बिल्कुल फैल रहा है। और आपको पता है कि अभी जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि सितंबर तक तकरीबन 3 मिलियन लोग जो है वो वैक्सीनेट हो जाएंगे, जो कि काफी अच्छा नंबर है। बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो इसको जहाँ पे अभी तक वैक्सीन नहीं भी आया, तो लेकिन ये फिर भी हमारी आबादी काफी बड़ी है और ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये मतलब सब पूरी पॉपुलेशन के लिए लगना वैक्सीन में टाइम लगेगा, जिससे बहुत जरूरी है कि एहतियाती तदाबीर रखी जाए, उसको सीरियसली लिया जाए। अच्छा फरहान भाई, पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि अब यानी इसके अलावा मेरी सेक्रेटरी जनरल पीएमए डॉक्टर कैसर सज्जाद से भी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि प्राइवेट कंपनीज को अब इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी गई है। सर कब तक ये वैक्सीन्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से मिलना शुरू होगी, ताकि आम ऐसे लोग जो कि ना हेल्थ वर्कर्स हैं ना 60 या 65 साल से ज्यादा हैं, ताकि उन लोगों को भी ये मौका मिल सके कि वो अपने आप को वैक्सीनेट करा सके, चाहे पैसे खर्च करके, ज्यादा ही अमाउंट क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट हर शख्स को यह हक हासिल है कि वो अपनी हिफाजत कर सके अगर उसके पास पैसे हैं। तो सर इस पे कोई मजायका नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं, जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से आम लोगों के लिए वैक्सीन नहीं आती उस वक्त तक कम से कम प्राइवेट लोगों तक ये वैक्सीन आए, क्योंकि सर चाहे आम लोग भी लगाते हैं, हर्ड इम्यूनिटी तो डेवलप होती है ना, यानी जो पॉपुलेशन है इन जनरल वो तमाम लोग इम्यून होते हैं, चाहे उसमें से 70% लोग भी अगर इम्यून हो जाएं या वैक्सीन लगा लें। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक प्राइवेट सेक्टर के पास ये आ नहीं सकी। उसकी वजूहत सिर्फ गवर्नमेंट की जो रेगुलरिटीज नहीं है, बल्कि वो जो एक्चुअली हो ये रहा है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने जो है वो वैक्सीन के ऑर्डर पहले जो प्लेस किए हुए थे, उनको ज़ाहिर हर एक चाहता है कि वो पावरफुल लोगों के साथ एसोसिएट करे और वो वहाँ पे सप्लाईज जा रही हैं। तो इस वजह से भी डिले आ रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रीज हैं दुनिया में वो कम है और नीड जो है वो ज्यादा है। तो जो इम्पोर्टेंट और पावरफुल लोग हैं या वेल कनेक्टेड हैं वो उसको ले लेते हैं। अब मैं यही कहता हूँ कि इतने अफसोस की बात है कि आपको पता है बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। जहाँ पे हम जैसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे अभी तक कुत्तों की वजह से लोग रेबीज से मर जाते हैं और स्नेक बाइट से लोग मर जाते हैं, और वैक्सीन जो है वो हमें पता है कि अगर आइंदा बीमारियां जो आएंगी वो वैक्सीन से ही बचाई जा सकती हैं। अब इसके मुकाबले में इंडिया जो हमारा नेबरिंग मुल्क है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है एस्ट्राजेनेका की, वो वैक्सीन बना रहे हैं और तकरीबन यानी 600,000 वैक्सीन एक महीने में बना रहे हैं वो लोग, और बहुत फास्ट ग्रो करते चले जा रहे हैं। और वो बल्कि रीजनल जो रीजन की जितनी भी कंट्रीज है उनको भी उन्होंने ऑफर किया कि आप खुद ना खोलें, हम ही यहाँ पे लगा लेंगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट जो है वो आपके लिए एक्सपेंसिव ना पड़े। तो आई थिंक कि हमें बहुत ज्यादा अशद जरूरी है कि अभी भी ये वैक्सीन जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगने में टाइम लगेगा। और इसके अलावा भी ये बीमारी के बाद इसका मतलब ये नहीं कि नया पेंडेमिक नहीं आएगा। दुनिया की ग्लोबल विलेज बन गई है, एक्सपेरिमेंट्स भी लोग बहुत कर रहे हैं, जरासीमों के साथ खेल भी रहे हैं, बायो टेररिज्म का भी खदशा है। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम वैक्सीन को मंगवाने के साथ साथ जो है वो खुद भी इंडिजिनस भी जो है वो हम वैक्सीन बनाने के ऊपर आए। और आई थिंक ये हाई टाइम है। इंडिया में ना सिर्फ एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड के साथ जो बनी थी वो बन रही है, बल्कि उन्होंने अपनी भी वैक्सीन बना ली है और वो भी कुछ अर्से में आने लगेंगी। सेम गोज फॉर चाइना। जी सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि यहाँ से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए दुबई जा रहे हैं, वैक्सीनेट करा के वापस आ रहे हैं, फिर सेकंड डोज के लिए जा रहे हैं, सेकंड डोज लगवा के। यही साइनोफार्म वैक्सीन जो आम लोग पाकिस्तान में नहीं लगवा सकते वो दुबई से लगवा के आ जाते हैं सर। तो जब दूसरे मुल्क में जाके लगवा सकते हैं तो हमारे अपने मुल्क में सर हम उसी प्राइस पे क्यों नहीं लगा सकते सर? बस वही है कि वो हम लोगों के पास अभी तक वो पहुंची नहीं है पाकिस्तान में, और उसमें कुछ पॉलिसीज भी हैं। जैसे ये जरूर अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो कम से कम 60 ईयर्स से ऊपर के लोगों को लगा रही है और बड़ा प्रॉपर सिस्टम हो रहा है। मोस्ट ऑफली गवर्नमेंट ने शायद ये प्लान किया है कि हम ही ये सबको प्रोवाइड करेंगे। बट आपका पॉइंट इज वेल टेकन। डेफिनेटली आपके पॉइंट से जो है बाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि अलाउ करें कि लोग दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों और जल्दी हम हर इम्यूनिटी की तरफ मूव करें। मैं बिल्कुल आपसे सेकंड करता हूं आपकी बात को। फरहान भाई आपसे एक और बात भी जानना चाहूंगा, वो ये है कि कहा यह भी जा रहा है कि चाइनीज साइनोफार्म वैक्सीन जो है वो लगाने के बाद भी आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, यानी यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका वहां पे इस वैक्सीन को माना नहीं जाता।
अगर लोग ट्रैवल करेंगे भी तो दोबारा वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। अब एज ए पैथोलॉजिस्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक शख्स जो कि साइनोफार्म वैक्सीन लगा चुका हो और उसकी इम्यूनिटी मौजूद हो, या बहरहाल अब सेकेंड डोज के बाद वो ट्रैवल करता है और दूसरी कंट्री में भी जाके उसे वैक्सीन लगवानी पड़ जाए, तो ऐसी सूरत में सर क्या करना होगा? देखिए, ये इंटरेस्टिंग बात जरूर ये है कि साइनोफार्म की जो वैक्सीन है वो 80% प्लस जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अब तक ये स्टडीज आई हैं कि फाइजर और मॉडर्ना और ये दूसरी वैक्सीन हैं जो नई टेक्नोलॉजी पे बनी है वो 97% तक करती हैं। बेसिकली ये कोविड पासपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो दुनिया में आ रहा है। अगर अभी भी आप जाके मालूम करेंगे तो 1166 पे जितने लोगों ने रजिस्टर किया था उनको एक कोड आया था, फिर जाके जब उन्होंने वैक्सीन लगाई उसके फिर 3 हफ्ते के बाद जब दूसरी वैक्सीन लगाई, अगर वो दोबारा 1166 पर अपना आईडी कार्ड नंबर भेजेंगे तो वो मैसेज आ जाएगा कि आपको वैक्सीन लग चुकी है। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है और मेरे ख्याल से 90% कंट्रीज जो हैं वो इसको जरूर एक्सेप्ट करेंगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चाहूँ कि ये देखें 2 स्टेप्स है ना। एक तो ये है कि एक जिंदगी को बचाया जाए, अपने आप को बचाया जाए, और एक है कि ट्रैवलिंग के लिए वो मौजू है कि नहीं है। तो आई थिंक ये पहला स्टेप हम अभी करते हैं। आई थिंक कि ये काफी बाहर के ममालिक में भी लगाई जा रही है। अब कैंसिनो बायो जो एक और चाइनीज वैक्सीन है वो भी आने वाली है, वो एक ही डोज की है। तो ये सारी वैक्सीन जो है जॉनसन एंड जॉनसन की भी है, फाइजर, मॉडर्ना, और ये सारी अब नई नई वैक्सीन जो है वो आ रही हैं। और ये अब बहुत सारी कंट्रीज जो है वो मल्टीपल खुद भी बनाना शुरू कर रही हैं। तो आई थिंक कि ये जो कोविड पासपोर्ट जो बन जाएगा, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि आईडी कार्ड के नंबर पे रजिस्टर हो जाता है कि आपने वैक्सीन है, आई थिंक दैट विल बी द टूल फॉर ट्रैवल। और आई डोंट थिंक सो कि ऐसी नौबत आएगी कि वो फाइजर या कोई और वैक्सीन जो mRNA बेस्ड है उसके ऊपर फोर्स करें या लगा लें। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात ये जरूर है कि अगर उनको कहा जाएगा तो आप लगा भी सकते हैं। वो वैक्सीन है जिसमें रूल्स ये आए हैं कि अगर कोई शख्स कोविड की बीमारी से ठीक हो गया है, भले उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई हैं, वो भी वैक्सीन लगाएगा। सिर्फ वो लोग जिनकी कंटिन्यूस अभी बीमारी चल रही है, जो सफर कर रहे हैं, सिवाय उनके हर बंदे को ये वैक्सीन लगानी है। बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब और सरबरा डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं सिंध में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, जिसके तहत अब बाजार, शॉपिंग मॉल, दुकानें, छोटे बड़े तमाम कारोबार को 10 बजे रात तक बंद कर दिया जाएगा। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं ताजिर रहनुमा हकीम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम शाह साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम जी। शाह साहब, क्या कहेंगे, ये जो लॉकडाउन हुकूमत की जानिब से लगाया गया है, मुख्तलिफ जो ताजिर हजरात हैं उनकी जानिब से इसकी पासदारी की बात की जा रही है, यानी ये कहा जा रहा है कि नहीं जी, आवाम की सेफ्टी के लिए इसको फॉलो किया जाएगा। आप क्या कहते हैं सर? देखिए, कुछ वक्त पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि अब रिलीफ दे दिया गया था, कारोबार जो है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह हमने देखा कि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो आई है और सिंध में तो अब तक कंट्रोल में है, लेकिन पंजाब और दीगर सूबों में जैसे देखने में आ रहा है कि वहाँ बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। और नोटिफिकेशन के तहत 10 बजे तक की जो टाइमिंग दी गई है, मैं समझता हूँ कि ये इतने ज्यादा जो है वो असर नहीं करेगी कारोबार पर या मार्केटों पर, क्योंकि 10 बजे तक मार्केट्स जो है वो बंद हो जाती हैं, जो कारोबारी हब है। वैसे तो ये नोटिफिकेशन पूरे कराची में तमाम ही छोटी बड़ी मार्केटों के लिए होता है, लेकिन हमने देखा है कि हुकूमत की तरजीह जो है वो कारोबारी हब होता है या जो बड़ी मार्केट्स होती हैं उनको ही बंद कराना होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ कारोबार को महदूद करने से कोरोना का फैलाव हम नहीं रोक सकते। SOPs को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और जिस पर मैं समझता हूँ कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है SOPs को फॉलो कराने में। और मैं एज अ ताजिर मैं ये कहूँगा कि ताजिरों की भी जिम्मेदारी बनती है, हर दुकानदार की जिम्मेदारी बनती है कि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है।
और मैं समझता हूँ कि हमें SOPs को फॉलो करना चाहिए ताकि हम जल्द इस वबा से छुटकारा हासिल कर सकें। सर, तो ताजिरों की जानिब से SOPs को फॉलो कराने की कोशिश की जा रही है सर, क्योंकि हम तो आमतौर पे दुकानों में, बाजारों में, यानी इस स्मार्ट लॉकडाउन के ऐलान से पहले मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल बहुत कम हो गया था। जब पाबंदी उठा ली गई तो सवाए बैंक्स या हॉस्पिटल्स या कुछ ऐसे स्टोर्स जहां पे बड़ी पाबंदी की जाती है, इसके अलावा कहीं कोई ख़ास तौर पे जो आम दुकानें हैं, थोक फरोश हैं या मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, कोई ख़ास पाबंदी की नहीं जा रही थी सर, क्या कहेंगे आप? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मार्केटों में भी SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, लेकिन शुरू में इंतजाम ज़रूर किए गए थे। दुकानदारों की जानिब से सैनिटाइजर भी रखे गए थे और साथ ही साथ मास्क का भी इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन वक्तन फवक्तन वो सारी चीज़ें ख़त्म होती गई। SOPs को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा था। और मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है दुकानदार के लिए कि बाहर से आने वाले कस्टमर्स को जो है SOPs फॉलो कराएं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जहाँ हमारी भी जिम्मेदारी है ताजरों की कि वो लोगों को अवेयर करें, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की बनती है कि वो हमारा साथ दें और हम SOPs को फॉलो कराएं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कोशिश है कि हम मार्केटों में अपने दुकानदारों को पाबंद करें कि वो SOPs को फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें खुसूसन, और साथ ही साथ जो आने वाले कस्टमर्स हैं उस पर ज़्यादा जोर जो है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। देखें, बाहर ममालिक की हम ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं कि वहाँ जो है SOPs को फॉलो किया जाता है, लेकिन वहाँ भी उन पर जुर्माना आयद किया जाता है कि अगर वो मास्क नहीं पहनते तो जुर्माना किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐलान होता है, लेकिन इस तरह का हमने नहीं देखा कि किसी को जुर्माना किया गया हो। और थोड़ी सी सख्ती मैं समझता हूँ कि SOPs को फॉलो हम करा सकते हैं अगर हुकूमत की तरफ से थोड़ी सी सख्ती की जाए, बजाय इसके कि हम मार्केटों के औकात कार को जो है वो महदूद करें, क्योंकि पहले से ही कोरोना ने जो है वो ताजरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। हुकूमत ने हमारी कोई मदद नहीं की, लेकिन हम अपने तौर पर जो है ताजिर वो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कारोबार को वापस बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मज़ीद टाइम को कम करने के बजाय हमें ज़्यादा कोशिश जो है वो SOPs को फॉलो कराने पर करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हकीम शाह साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, ताजिर रहनुमा हकीम शाह हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उनका कहना ये था कि जो औकात कार हैं उनको कम करने के बजाय SOPs पर अमल दरामद जो है वो हुकूमत को कराना चाहिए। हालांकि पहले जिस वक्त इस लॉकडाउन को हटाया गया उस वक्त हुकूमत की जानिब से बहुत ज़ोर दिया गया था कि आप हर सूरत जो है SOPs को फॉलो करें, मास्क के बगैर किसी भी क्लाइंट को इंटरटेन ना किया जाए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, क्यूज़ बनाई जाएँ, एक वक्त में कम लोगों को मार्केट्स या मॉल्स या दुकान में आने की इजाज़त दी जाए। लेकिन ऐसा ऐसा वक्त के साथ लोग SOPs से दूर होते चले गए, SOPs को फॉलो करना छोड़ दिया। यही वजह है कि अब सिंध में भी जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। 15 अप्रैल तक ये स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। और नाजरीन, अगर अभी काबू ना पाया गया तो फिर आगे जाके मज़ीद सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है और हमें दोबारा से एक दफ़ा लॉकडाउन भी देखना पड़ सकता है। इसलिए ये वक्त है कि इस वक्त हम जो हैं तमाम लोग बज़ाते ख़ुद इनफरादी तौर पे भी इन SOPs को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हाइजीन जो है उसको मेंटेन करें ताकि कोरोना को शिकस्त दी जा सके। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।